हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARA एग्रीकल्चर रैंकर्स। आज हम पढ़ रहे हैं समाज यानी सोसाइटी। तो पहले हम समाज की डिफिनेशन देखेंगे। एक सामान्य सी परिभाषा। समाज को लोगों के एक ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कम या ज़्यादा स्थायी रूप से संगठित होते हैं और अपने सामूहिक कार्यों के लिए संगठित होते हैं तथा जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। समाज वह समूह है जिसके भीतर लोग चीज़ें साझा करते हैं। देखिए, समाज क्या होता है? कम या फिर ज़्यादा लोगों का एक ग्रुप या समूह होता है, ठीक है। और ये लोग आपस में जुड़े होते हैं, रिश्तों के थ्रू हो सकता है, भावनाओं के माध्यम से हो सकता है, लेकिन किसी भी माध्यम से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब हम कुछ ऐसी परिभाषाएं देखेंगे जो भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने समाज को उल्लेखित करते हुए की हैं। अगस्त कॉम्पटे। समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाने वाले अगस्त कॉम्पटे ने समाज को एक सामाजिक जीव के रूप में परिभाषित किया जिसमें संरचना और कार्य का सामंजस्य होता है। उनका मानना था कि समाज धर्म के चरण से विकसित होकर एक वैज्ञानिक चरण तक पहुंचता है जिसे उन्होंने सकारात्मक चरण कहा। देखिए, अगस्त कॉम्पटे जो कि समाजशास्त्र के जनक हैं, उन्होंने समाज को परिभाषित करते हुए कहा कि जो समाज है वो सामाजिक जीवों का एक समूह है और इसमें संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से समन्वय होता है। ये जो लोग होते हैं इनमें संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से समन्वय होता है और एक समाज वो सदैव धर्म से आरंभ होकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ता है, इसीलिए इसे सकारात्मक चरण कहा जाता है। अब हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं। तो मार्क्स ने समाज को मुख्य रूप से इसके आर्थिक ढांचे के संदर्भ में देखा, विशेषकर बुर्जुआ में मालिक और सर्वहारा में मजदूर के संबंध में। इन्होंने समाज को एक वर्ग संघर्ष के मंच के रूप में परिभाषित किया जहां आर्थिक कारक सामाजिक संबंधों और समाज के परिवर्तन को निर्धारित करते हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स जो थे एक अर्थशास्त्री थे, तो इन्होंने जो समाज की परिभाषा दी वो अर्थशास्त्र के आधार पर दी। इसीलिए इन्होंने आर्थिक स्थिति कैसी है किसी समूह की, ठीक है, उसके आधार पर इन्हें परिभाषित किया। यानी कि इन्होंने बताया कि जो समाज के मालिक हैं और जो उनके मजदूर हैं उनके बीच में संबंध कैसा है और एक समाज में किस प्रकार के संघर्ष हैं। आर्थिक संघर्षों की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। और जो आर्थिक संबंध है वो किस प्रकार से समाज को परिवर्तित करते हैं या प्रभाव डालते हैं। आगे अब हम बात करते हैं मैक्स वेबर की। वेबर ने विचारों, मान्यताओं और मूल्यों की समाज के आकार निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका मानी। उन्होंने समाज को व्यक्तियों से बना हुआ माना जिनकी क्रियाएं उनकी दुनिया की समझ और व्याख्या से प्रभावित होती हैं, जिसमें धर्म, नैतिकता और सत्ता संरचनाएं शामिल हैं। चलिए समझते हैं हम। वेबर ने कहा कि जो समाज है वो व्यक्तियों से मिलकर बना, परंतु जो विचार है, मान्यताएं हैं, मूल्य हैं जो कि उस समाज में हैं, वो उस समाज के आकार को निर्धारित करती हैं और इसमें आपका धर्म, नैतिकता और सत्ता संरचनाएं शामिल होती हैं। अब एमिल दुर्खिम की बात करते हैं। दुर्खिम ने समाज को उसके सदस्यों के योग से बड़ा माना। उनका मानना था कि समाज साझा विश्वासों और मूल्यों से जुड़ा हुआ है और आधुनिक समाज में सामाजिक एकीकरण श्रम विभाजन पर निर्भर होती है। जो दुर्खिम थे उन्होंने कहा कि जो लोगों का योग है वो समाज उससे कहीं बड़ा है और जो समाज होता है वो विश्वासों और मूल्यों से पारस्परिक रूप से जुड़ा होता है और जो आधुनिक समाज हैं वो समाज के एकीकरण श्रम विभाजन पर निर्भर करते हैं। अब हर्बर्ट स्पेंसर की परिभाषा को देखते हैं। स्पेंसर ने समाज की तुलना जैविक जीव से की जहां विभिन्न संस्थाएं जैसे सरकार, अर्थव्यवस्था और परिवार अंगों की तरह एक साथ काम करती हैं ताकि पूरे समाज को बनाए रखा जा सके। उन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता की अवधारणा को सामाजिक संदर्भ में प्रस्तुत किया जिसने सामाजिक विकास के सिद्धांतों को प्रभावित किया। जो स्पेंसर थे उन्होंने समाज की तुलना जो समाज में रह रहे जैविक लोग हैं उनसे की और बताया कि जो सरकार है, अर्थव्यवस्था है, वो इसके अंग हैं और समाज को बनाए रखना इनका उत्तरदायित्व होता है। और इन्होंने जो ये परिभाषा दी थी वो योग्यतम की उत्तरजीविता की अवधारणा के आधार पर दी थी। ग्रामीण समाज की विशेषताएं।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी। नंबर 1, ग्रामीण लोग प्रकृति के साथ निकटता से जुड़े होते हैं क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं। इसका मतलब है कि जो गांव के लोग होते हैं वो वातावरण, जो प्राकृतिक वातावरण है उससे अधिक जुड़े होते हैं, यानी उसके अधिक समीप होते हैं। नंबर 2, ग्रामीण लोगों की मुख्य आर्थिक गतिविधि कृषि होती है। यह मुख्य रूप से कृषि पर आधारित होती है। कृषि जीवन व्यापन का मुख्य साधन है। जो ग्रामीण लोग हैं उनका जो मुख्य आय का साधन है वो कृषि ही है और ये कृषि पर निर्भर करते हैं और ये अपना संपूर्ण जीवन व्यापन कृषि पर ही करते हैं, अधिकतर बात करते हैं। हालांकि अब ऐसा नहीं होता है, ग्रामीण लोग भी अन्य ढूंढ लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर होते हैं। नंबर 3, ग्रामीण समुदाय शहरी समुदायों की तुलना में छोटे होते हैं। जो ग्रामीण समुदाय होते हैं वो शहरी समुदायों की तुलना में आकार में छोटे होते हैं क्योंकि शहर काफ़ी बड़े होते हैं और जो गांव होते हैं वो अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। नंबर 4, ग्रामीण समाज स्वभाव से अधिक समान होते हैं, अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं और उनकी सामाजिक भिन्नता कम होती है। कह सकते हैं कि जो ग्रामीण समाज के लोग हैं उनकी अवधारणाएं एक समान होती हैं। नंबर 5, ग्रामीण जीवन की मुख्य विशेषता समानता है। आय, स्थिति, भाषा, संस्कृति, रुचि और व्यवसाय आदि के संबंध में लोगों में ज़्यादातर भिन्नताएं नहीं होती हैं। क्या है कि ग्रामीण लोगों में अधिक समानता पाई जाती है, ठीक है। इनकी जो आय होती है लगभग सब लोगों की समान ही होती है, स्थिति भी समान होती है, भाषा एक ही जैसे बोलती हैं और संस्कृति तो ज़्यादातर गांव में ही और ग्रामीण क्षेत्रों में ही पाई जाती है, तो एक समान होती है। रुचि, जो इनकी इच्छाएं होती हैं, ज़्यादा जानकारी ना होने के कारण समान ही होती हैं। व्यवसाय भी एक ही समान होता है जो कि कृषि होता है। ग्रामीण समाज में आमने सामने का संपर्क अधिक होता है। जब ये छोटा समुदाय है तो लोगों के परस्पर इंटरेक्शन आमने सामने ही कर लेते हैं क्योंकि आपस में वो मिलते जुलते रहते हैं। नंबर 7, नेतृत्व पैटर्न। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आमने सामने का संपर्क होता है और इसलिए नेतृत्व व्यक्तिगत गुणों और प्रतिनिधियों के आधार पर होता है। नंबर 8, सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में स्थानांतरण है। यह एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में स्थानांतरण के रूप में भी हो सकता है। क्या है कि जब कोई व्यक्ति एक समाज से निकलकर दूसरे समाज में प्रवेश करता है तो उसे ही सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये PDF जो है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम ग्रामीण समाज के अध्ययन की आवश्यकता, नीड फॉर द स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटी। यानी इसमें हम पढ़ेंगे कि हमें ग्रामीण समाज के अध्ययन की आवश्यकता ही क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं हम उसे, हमें इसकी जरूरत क्या है। तो पहली जरूरत देखते हैं हम, ग्रामीण विस्तार कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए ग्रामीण समाज का अध्ययन आवश्यक है। यदि कोई हम रूरल एक्सटेंशन प्रोग्राम चला रहे हैं तो हमें उस समाज की समझ होना बहुत आवश्यक हो जाती है। अगर हमें उस समाज की समझ नहीं होगी तो हम उस प्रोग्राम को सफल नहीं बना सकते। नंबर 2, ग्रामीण समाज की कुछ विशेषताओं को जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों में अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जो ग्रामीण समाज होता है उनमें भिन्नताएं होती हैं। उन भिन्नताओं को समझने के लिए, उनकी विशेषताओं को समझने के लिए हमें इसके अध्ययन की आवश्यकता होती है। नंबर 3, ग्रामीण परिस्थितियों की मौलिक विशेषता का ज्ञान ग्रामीण समाज की संरचना और उसके कार्य के तरीके को समझने में बहुत योगदान देगा। नंबर 4, ग्रामीण लोगों का अध्ययन उनके व्यक्तिगत और समूह संबंधों के संदर्भ में किया जाता है और उन्हें समूह, संगठनों और संस्थाओं के सदस्य के रूप में देखा जाता है। अब किसी ग्रामीण व्यक्तियों का अध्ययन करना है तो हम उसका जो अध्ययन करेंगे व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते, उसका हम करेंगे किसी समूह के सापेक्ष कि उस समूह से उसके कैसे संबंध हैं, उस संस्था में कैसे संबंध है, क्या योगदान है, उस संस्था समूह के संदर्भ में हम उसका अध्ययन करते हैं। नंबर 5, ग्रामीण समाज उन सभी व्यक्तियों से मिलकर बना होता है जो अधिकारियों द्वारा परिभाषित गांव की प्रशासनिक इकाई में रहते हैं। ग्रामीण समाज को वो लोग बनाते हैं जो हमारे अधिकारी होते हैं, उन्होंने जो गांव की इकाई बनाई होती है उसमें रहते हैं, वही लोग उस समाज का निर्माण करते हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF को डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से। धन्यवाद।